नमस्कार, मैं सतीश कुमार वर्मा, वरिष्ठ टेक्नीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से। मैं आपको आज एक ऐसे इम्प्लीमेंट की जानकारी देना चाह रहा हूँ जो अधिकतर किसान हमारे यहाँ यूज़ करते हैं, गहरी जुताई के लिए यूज़ करते हैं। उस इम्प्लीमेंट का नाम है मोल्ड बोल्ट प्लाऊ। यह हमारे पास एक एमबी प्लाऊ है जिसका शॉर्ट नाम एमबी प्लाऊ होता है। मोल्ड बोल्ट प्लाऊ के नाम से जाना जाता है। मोल्ड बोल्ट प्लाऊ हमारे पास अभी जो है वो 2 बॉटम है। बॉटम का मतलब ये होता है कि सिंगल अगले वाला फरो एक बॉटम और सेकंड वाला दूसरा बॉटम। तो इस इम्प्लीमेंट के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। इसमें कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी हमें सेटिंग करनी चाहिए जिससे हमारे डीजल की बचत हो सके और भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई जुताई हो सके। ये सब जानकारी मैं आपको यहाँ पर इस इम्प्लीमेंट की आपको यहाँ पर दूंगा। सबसे पहला जो हमारा होता है वो ये होता है कि किसी भी इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो ट्रैक्टर को जोड़ने के लिए प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि हमें इस तरह इसमें जोड़ना है। अगर हम लोग बात करें इस एमबी प्लाऊ की, तो जो एमबी प्लाऊ हम लोगों के पास है, ये अभी जो एमबी प्लाऊ है वो माउंटेन टाइप इम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है। माउंटेन टाइप इम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे ट्रैक्टर के साथ जुड़ने के बाद वो ज़मीन से पूरा ऊपर उठकर हम लोग ट्रांसपोर्ट कंडीशन पर उसको ले जा सकते हैं। अब जब ज़मीन के साथ ऊपर उठ के जाएगा तो उसे जोड़ने के लिए हम लोग ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेजों का प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज का मतलब अर्थ ये होता है कि उसकी 2 लोअर लिंक और एक हिस्सा कहलाता है टॉप लिंक। ये तीनों को मिलाकर जो यूनिट कहलाती है या तीनों को जोड़कर जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं 3 पॉइंट लिंकेज। अब ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ट्रैक्टर में 2 तरह की लोअर लिंक हम लोग यहाँ प्रयोग में करते हैं। एक लेफ्ट लोअर लिंक होती है जो नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक होती है। नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक का मतलब ये होता है कि ये फिक्स लोअर लिंक होती है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग इसकी ग्राउंड से ऊंचाई को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन में हमारे पास होती है ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है एडजस्टेबल लोअर लिंक, जो हमेशा ट्रैक्टर के राइट हैंड पर लगी होती है। एडजस्टेबल लोअर लिंक का मतलब ये होता है कि जब हम इम्प्लीमेंट को इसको लगाना है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट का मतलब इसको एडजस्ट करने के साथ हम लोग इसकी ऊंचाई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप लिंक। टॉप लिंक वो हिस्सा होता है जिसका एक पॉइंट ट्रैक्टर के टॉप लिंक वाले ब्रैकेट हिच पॉइंट से जुड़ा होता है और दूसरा जो हमारा इम्प्लीमेंट का प्रामिट होता है, हिच प्रामिट होता है, वहाँ पर इसको जोड़ा जाता है। तो जब मैं इसको लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ तो मैं लगाकर भी आपको बता सकता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने के लिए मैं लेफ्ट वाली लोअर लिंक यहाँ पर जोड़ता हूँ। लेफ्ट वाली लोअर लिंक जब मैं इसमें जोड़ता हूँ तो जोड़ने के लिए मैं इसमें लिंच पिनों का प्रयोग करता हूँ। अगर हम लोग देखें तो ये हमारी होती है लिंच पिन। लिंच पिन के साथ जहां पर मैंने इसे जोड़ा है ये वाली कहलाएगी हिच पिन, ये वाला हिस्सा कहलाएगा हिच पिन। हिच पिन को अगर हम लोग देखें तो हिच पिन कई साइज में आती है। साइज के साथ हम लोग अगर बोले, साइज का मतलब ये होता है कि इन पिनों का डायमीटर इंडिया में हम लोग जो यूज करते हैं वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पिन का प्रयोग करते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का मतलब ये होता है कि इस हिच पिन का डायमीटर कितना है। ये एचपी के अकॉर्डिंग आती है कि इतने एचपी में इतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो कैटेगरी 1 की पिन होती है उसका डायमीटर कम होता है और जो कैटेगरी 2 की पिन रहती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और कैटेगरी 3 की पिन भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों में अधिकतर कैटेगरी 2 की पिन हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इसके डायमीटर की बात करी जाए तो कैटेगरी 1 की जो पिन होगी उसका जो डायमीटर होगा वो लगभग 16 से 19 mm के समथिंग होगा। इसका डायमीटर अगर हम लोग लें तो 16 mm से लेकर 19 mm तक होगा। और कैटेगरी 2 की पिन की बात हम लोग करें तो 22 mm से लगभग ये 35 mm तक इसका डायमीटर होता है। ट्रैक्टर के अनुसार ये चेंजेस भी हो सकती है कि ट्रैक्टर कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करा रही है। ये हमारे हो गए 2 पिनें। हमने सबसे पहले हमने नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक लगाई, उसके बाद हम लोग लगा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर एडजस्टेबल लोअर लिंक। जब एडजस्टेबल लोअर लिंक लगाते हैं तो ये अगर प्रॉपर यहाँ नहीं लग रही है तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करके हम इस पिन की, इस लोअर लिंक की ग्राउंड से ऊंचाई या इम्प्लीमेंट की जो पिन होगी, क्रॉस शाफ्ट की जो पिन होगी, वहाँ पर हम लोग इसको लगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आती है, इसको बोलते हैं टॉप लिंक। ये देखिएगा, ये लिंच पिन लगाना जरूरी होता है। अगर लिंच पिन हम लोग नहीं लगाएंगे तो जब इम्प्लीमेंट टर्न करेगा ये ट्रांसपोर्ट कंडीशन में ये ड्रॉबर हमारे यहाँ पर लग सकती है टायर के साथ। तीसरी कंडीशन में आती है टॉप लिंक। टॉप लिंक को लगाने के लिए भी हम लोग पिनों का प्रयोग करते हैं और जैसे टॉप लिंक को 2 कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। एक, इसको शॉर्ट छोटे से छोटा कर सकते हैं और बड़े से बड़ा कर सकते हैं। अभी हम देखिएगा इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं
क्योंकि ये हमारे हिच पॉइंट तक नहीं आ रहा है, जो इम्प्लीमेंट का हिच पॉइंट है, इसको हम लोग टॉप लिंक को बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, किसानों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, या इम्प्लीमेंट जोड़ते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि आपको कैटेगरी पिन इस तरह लगानी है कि इसका जो डायमीटर है ये इसके बराबर हो। इसमें आप अधिकतर लोगों को मैं देखता है, हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, इसमें नट या बोल्ट डाल दिया जाता है, या इससे छोटे डायमीटर की पिन डाल दी जाती है। ऐसा नहीं करना है, हमेशा सही कैटेगरी का पिन ही उपयोग करना है, ताकि उसमें लगाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो इम्प्लीमेंट है वो ड्राफ्ट सेटिंग कर सके। ये देखिएगा, ये इसमें फिक्स है। अगर आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में कंफ्यूज वाला सिस्टम है तो आप ऐसा ना करें, आप देख लें कि उसका डायमीटर कितना है, उस डायमीटर के अनुसार ही आप पिन को उसके अंदर डाल दें। जिस तरह हम लोगों ने सीरियल वाइज लगाए थे कि पहले नॉन एडजस्टेबल लोड लिंक लगाया था, फिर एडजस्टेबल लोड लिंक और थर्ड कंडीशन में टॉप लिंक। लेकिन जब इसे निकाला जाता है, इम्प्लीमेंट को जब निकाला जाता है, तो आपके इसके अपोजिट जो सीरियल हमने इसमें यूज़ करे थे उसके अनुसार उसके अपोजिट करना है, मतलब विपरीत दिशा में करना है। सबसे पहले आपको टॉप लिंक निकालना है, उसके बाद एडजस्टेबल लोअर लिंक निकालना है, और सबसे आखिरी में नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक निकालना है। टॉप लिंक को जब हम लोग ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं पिछले वाले हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है सेंसिंग ब्रैकेट, या सेंसिंग बेल क्रैंक भी कहा जाता है इसे। तो हम लोग देखें यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन कुछ ट्रैक्टरों में इससे मल्टी पॉइंट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होल होते हैं। तो टॉप लिंक अगर सिंगल पॉइंट होगा तो आप टॉप लिंक सिंगल में लगा सकते हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर जब मल्टी की बात आती है या मल्टी होल की बात आती है, एक से ज़्यादा होल आते हैं, तो उसमें हम लोगों को फिर देखना पड़ता है कि हम कौन सा इम्प्लीमेंट और सॉइल के अनुसार काम कर रहे हैं। ये मैं आपको आगे दूसरे ट्रैक्टर में बताऊँगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन ट्रैक्टरों में सेंसिंग ब्रैकेट सिंगल पॉइंट वाले होते हैं उसमें आप टॉप लिंक कहीं भी लगा सकते हो सिंगल होल में। लेकिन जिन सेंसिंग ब्रैकेट में एक से ज़्यादा होल होते हैं, वहाँ पर हमें टॉप लिंक लगाने में दिक्कत होती है अधिकतर, कि हमें कौन से इम्प्लीमेंट के साथ, कौन से होल्स में हमें इम्प्लीमेंट के साथ टॉप लिंक लगानी चाहिए। तो जहाँ पर आप इसको देखें, हम लोग हर कंपनी के ट्रैक्टर की एक अलग डिज़ाइन होती है इस सेंसिंग ब्रैकेट की। कुछ ट्रैक्टरों की जो सेंसिंग ब्रैकेट होती है वो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होती है, जैसे स्वराज की दी हुई है, यहाँ पर दिया है इन्होंने सेंसिंग ट्यूब दी हुई है, और ये सेंसिंग पॉइंट है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंसिंग पॉइंट से सबसे पहले वाले होल में, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, जब मैं पिन आपको डाल के बताता हूँ, ये वाले पिन पे अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर ये इसके नज़दीक है, जितना पास रहेगा तो यहाँ फास्ट सेंसिंग होगी। तो ऐसे इम्प्लीमेंट जिनको सोइंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप इस तरह के इम्प्लीमेंट या टॉप लिंक हम लोग लगा सकते हैं। सेकेंड पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, इस सेंसिंग ब्रैकेट से लेके यहाँ तक की दूरी कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके जिनमें कम सेंसिंग वाले आपको इम्प्लीमेंट यूज़ करने हैं, जैसे एमबी प्लाउ है, डिक्स प्लाउ है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे थर्ड कंडीशन में अगर आप लोग देखें, इस सेंसिंग ब्रैकेट में एक होल और नीचे बना हुआ है, ये वाला। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको इम्प्लीमेंट लेकर जाना है, ट्रांसपोर्ट कंडीशन में आपको लेकर जाना है, तो ट्रांसपोर्ट कंडीशन के लिए उन्होंने एक होल यहाँ पर और दिया हुआ है। ये आपका पूरा सेंसिंग ब्रैकेट है। इस सेंसिंग ब्रैकेट के अनुसार ही हमारा ट्रैक्टर में जो ड्राफ्ट लीवर होते हैं वो सेंस करता है ऑन फील्ड पर। अभी हमने जोड़ने का तरीका, लगाने का तरीका देखा, किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ जोड़ते हैं और निकालते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एमबी प्लाउ की। हमारे पास 2 बॉटम मोल्ड बोल्ट प्लाउ है। इस मोल्ड बोल्ट प्लाउ के बेसिक मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, मैं उसकी आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले जो लोअर लिंक के साथ जोड़ा जाता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा कहलाता है क्रैंक शाफ्ट। ये देखिएगा, ये क्रैंक शाफ्ट है। दोनों क्रैंक शाफ्ट से हम लोग लोअर लिंक को जोड़ते हैं। ये वाला हिस्सा मेन फ्रेम कहलाता है। ये पूरा फ्रेम है, ये वाला हिस्सा आपका पूरा फ्रेम कहलाएगा। फ्रेम के बाद ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, जो टॉप लिंक के से जुड़ा होता है, टॉप लिंक से जुड़ा होता है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट का हिच पिरामिड कहते हैं। ये इम्प्लीमेंट का हिच पिरामिड, जिसमें हम लोग टॉप लिंक को जोड़ दें। और देखिएगा, इस साइड अगर हम लोग देखें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये बीम कहलाता है। हमारा पूरा बीम है, एक बीम अगले बॉटम के लिए और ये पिछले बॉटम के लिए। आगे की तरफ हम लोग देखें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है, ये शेयर बार कहलाता है। पूरा का पूरा ये हिस्सा पूरा शेयर बार होता है। ये आगे से तेज धार वाला होता है, जो जमीन के अंदर की तरफ जाता है। इस शेयर बार के आगे इस साइड देखिए, ये वाला हिस्सा अगर आपको दिख रहा हो, शेयर बार ये वाला हिस्सा कहलाता है, जो जमीन के अंदर जाता है। शेयर बार पे ये देखिएगा, अगर इसके हम लोग देखें तो जो आपका ये वाला हिस्सा जो है कहलाता है, ये पूरा कटिंग एज कहलाता है।
शेयर बार से जो जस्ट लगा होता है, पूरा कटिंग एज होता है जो ज़मीन को काटने का काम करता है। इसी के जस्ट ऊपर गनल वाला हिस्सा कहलाता है, ये गनल कहलाता है। ये जो प्लेट लगी हुई है ये गनल कहलाता है। यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा मोल्ड बोल्ड कहलाता है। मिट्टी को पलटने का काम यही करता है, मोल्ड बोल्ड। हम लोग जनरल पर्पस मोल्ड बोल्ड यूज़ करते हैं भारत में अधिकतर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो इस प्रकार होती है। और साथ में देखें, जिसके साथ आइएगा, इस साइड आइए, जिसके साथ बार शेयर, कटिंग एज, गनल और मोल्ड बोल्ड जुड़ा हुआ है, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको फार्क कहा जाता है। ये देखिएगा पूरा का पूरा जिसके साथ बीम के साथ जुड़ा होता है। एक भाग और होता है ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का, ये लैंड साइड कहलाता है। पूरा का पूरा लैंड साइड कहलाता है। लैंड साइड का काम ये होता है, जो मिट्टी के फोर्सेस पड़ते हैं तो ट्रैक्टर को सीधा चलने के लिए देखते हैं, सीधा चलने के लिए वो करता है। क्योंकि अगर लैंड साइड नहीं होगा तो मिट्टी के जब फोर्स राइट साइड पड़ेंगे तो ट्रैक्टर के साथ हमारा इम्प्लीमेंट है वो इधर या उधर जाने की कोशिश करेगा। ये लैंड साइड जो होता है वो मिट्टी के फोर्सेस को कम करता है। अगर हम लोग बात करें कि इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं पार्ट्सों के, तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। ये हमारा जो फ्रेम है ये बहुत मजबूत होता है। इस फ्रेम के ऊपर ही हमारा बीम कसा होता है। बीम क्या होता है, एक स्थल होता है, मतलब एक स्तंभ होता है किसी भी एमबी प्लाऊ का। इस बीम को हम लोग देखें तो बीम से जस्ट नीचे आते हैं तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो होता है ये बार शेयर कहलाता है। ये जमीन के अंदर घुसता है। ये वाला जो हिस्सा है ये देख रहे हैं, ये कटिंग एज है, ये मिट्टी को काटेगा। गनल वाले हिस्से से मिट्टी हमारी लिफ्ट होती है। और यहाँ से जो मोल्ड बोल्ड है, ये मोल्ड बोल्ड का काम है कि मिट्टी को पलटना। जब मिट्टी को पलटेगा तो इसका आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर मैं हाथ रखाया हुआ है, कटिंग एज और मोल्ड बोल्ड के, ये विंग ऑफ शेयर कहलाता है। अधिकतर हिस्सा यहीं से क्या होता है, मिट्टी यहाँ से पूरा का पूरा लिफ्ट होता है। इसके अलावा और हम लोग देखें, आइए, ये लैंड साइड है, ये फार्क है, ये बीम के साथ जुड़ा होता है जो हमारे शेयर बार, कटिंग एज, गनल और मोल्ड बोल्ड को बीम के साथ जोड़ने का काम करता है। ये हमारे मुख्य भाग है। इसके अलावा भी एक्सटर्नल भाग इसमें आते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जॉइंटर, कोल्टर, इसके अलावा मोल्ड बोल्ड के पीछे लगने के लिए टेल पीस का हम लोग यूज़ करते हैं, टेल पीस या एक्सटेंशन जिसको कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग एक्सटर्नल वेट लगाकर भी हम लोग कुछ कंपनियां वेट भी लगा कर देती हैं। साथ में वेट लगाने के बाद एक चीज़ और, कुछ कंपनियां आजकल एक लैंड साइड के पिछले वाले हिस्से में हिल देती है। सैंडल की जो हिल होती है उस तरह का हिस्सा यहाँ पर जोड़ देती है। लेकिन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कंपनी कैसा दे रही है। अगर हम इस एमबी प्लाऊ की बात करें तो ये 2 बॉटम है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर ज़्यादा एचपी का है तो हम इसमें और भी प्लाऊ या बॉटम इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसका फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अभी 2 बॉटम है, इसको हम 3 बॉटम भी प्लाऊ बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ या एमबी प्लाऊ के बारे में बताया तो ये नॉर्मल इसके फीचर्स और इसके पार्ट्स के बारे में था। लेकिन एक ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट में क्या क्या सेटिंग होती है, मतलब इस उपकरण के साथ हम लोग क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। अगर एमबी प्लाऊ के साथ हम लोग देखें तो एमबी प्लाऊ और ट्रैक्टर के साथ मिलकर हम लोग बहुत प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो सेटिंग होती है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो लोअर लिंक द्वारा सेटिंग, ये हमारी लोअर लिंक होती है, इनके द्वारा हम लोग इम्प्लीमेंट में सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है टॉप लिंक के द्वारा, टॉप लिंक के द्वारा भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है चेक चेन के द्वारा, चेक चेन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। चेक चेन के अलावा फिर हम लोग देखें कि जो हमारी क्रॉस शाफ्ट है, ये जो क्रॉस शाफ्ट है, ये इस क्रॉस शाफ्ट में भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। वो जो सेटिंग कहलाती है वो बिर्थ ऑफ कट की सेटिंग कहलाती है। ये मैं आगे चल के आपको पूरा एक एक सेटिंग करके बताऊंगा। मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ कि हम लोग इससे भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, पहले हम लोगों ने करा लोअर लिंक की सेटिंग, फिर करा हमने टॉप लिंक की सेटिंग, फिर हमने करा चेक चेन की, फिर हमने करा क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग। क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग के अलावा भी हम लोग और सेटिंग कर सकते हैं, वो होती है ट्रैक विड्थ के द्वारा। ट्रैक विड्थ के द्वारा भी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। प्लाऊ में अगर हम लोग देखें तो प्लाऊ में कोल्टर, जॉइंटर की सेटिंग होती है, या इसके अलावा जो शेयर बार है, शेयर बार की भी सेटिंग होती है कि बार शेयर कितना निकलना चाहिए कटिंग एज से।
इसके अलावा इसमें वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजेंटल सेक्शन, ये भी इसकी सेटिंग होती है। तो मैं आपको पूरी एक एक सेटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको इस मोल्ड वोल्ड प्लाऊ के बारे में कि ब्रेथ ऑफ कट कैसे निकाली जाती है, सेंटर ऑफ पुल कैसे निकाला जाता है, ड्राफ्ट और पुल कैसे निकाला जाता है, या सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, या अनप्लाउड जो ज़मीन बचती है वो कैसे निकाली जाती है, ये सब जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ट्रैक्टर आगे की दिशा में चलता है तो जो हमारा टॉपलिंग होता है, ये एक टॉपलिंग और ट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर ऑफ पुल होता है। पुलिंग मतलब आगे की दिशा में जब चल रहा है तो यहाँ से जो पुलिंग होगी, अगर एक लाइन में सीधा डालूँ, और सेकेंड पुलिंग जो रहेगी वो ड्राफ्ट की इस एम्प्लीमेंट के साथ, मतलब इस एम्प्लीमेंट के सेंटर पॉइंट से, अगर ये दोनों एक ही लाइन में रहेगी, बिल्कुल एक लाइन में अगर दोनों रहेगी एक के ऊपर एक, तो हमारा एम्प्लीमेंट बहुत अच्छा चलता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो हम लोग बोलते हैं कि ट्रैक्टर साइड ड्राप मार रहा है, मतलब साइड ड्राप से चल रहा है। एक्चुअल में साइड ड्राप होता क्या है, अगर साधारण तौर पे हम लोग बोलें कि हमारा ट्रैक्टर सीधी दिशा में ना चलकर, सीधा ना चलकर, या तो प्लाउड जमीन में जा रहा हो, प्लाउड जमीन मतलब राइट साइड, या अनप्लाउड जमीन में जा रहा हो। 99% केसेस में जो ट्रैक्टर जाते हैं वो प्लाउड जमीन में ही जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के फोर्सेस पड़ते हैं वो अगले वाले हिस्से पे राइट पर पड़ते हैं। तो ट्रैक्टर हमारा पूरा क्या होता है, राइट की तरफ ही टर्न करता है, क्योंकि एम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर एक यूनिट होती है। तो साइड ड्राप को कैसे कम करना है या साइड ड्राप हम लोग कैसे निकालते हैं, मैं आपको ड्रा करके यहाँ पर बताऊँगा। और जो भी सेटिंग होगी ब्रेथ ऑफ कट कम या ज़्यादा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसके अलावा भी कई कंपनियां ये कहती हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा वेट लगा दें, उसमें वेट की भी सेटिंग होती है, वेट रखकर भी आप सेटिंग कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लीमेंट में भारीपन होना जरूरी है। कोई भी एम्प्लीमेंट हो, 2 बॉटम हो, 3 बॉटम हो, तो उसमें जितना वेट होगा ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग या एम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग उतना वेट होना ही चाहिए। लाइट वेट मिट्टी में ज़मीन के अंदर धंसता नहीं है, तो इसलिए कंपनी रिक्वायरमेंट करती है कि कम से कम 2 बॉटम अगर है आपका एम्प्लीमेंट, तो उसमें 250 से 350 kg का वेट आपका होना जरूरी है। अगर हम लोग देखें कि टॉपलिंग के दौरान कैसी सेटिंग होती है, तो टॉपलिंग के साथ हम लोग सेटिंग करते हैं तो एम्प्लीमेंट में 2 तरह की बदलाव होता है। पहला बदलाव ये होता है, अगर ये टॉपलिंग की जो लंबाई अगर हम लोग कम या ज़्यादा करते हैं, अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, टॉपलिंग की लंबाई अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि अगला वाला बॉटम ज़मीन के अंदर ज़्यादा पेनेट होगा, ज़्यादा गहराई पे लेगा, और पिछला वाला बॉटम हमारा क्या होगा, ज़मीन से उठ जाएगा। मैं आपको इसको करके बताता हूँ। इस टॉपलिंग को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें कि तो ये वाला हिस्सा, पिछला वाला हिस्सा देखिए यहाँ से उड़ गया, ये वाला। अगला वाला बॉटम मेरा ज़मीन में ज़्यादा लग रहा है। तो पहला सेटिंग ये हो गई, अगर आपको फील्ड में चला रहे हैं और अगला वाला बॉटम ज़्यादा डीप में जा रहा है, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टॉपलिंग है उसकी लंबाई कम है, आपको उसकी लंबाई बढ़ानी है। और इसी के अपोजिट अगर पिछला वाला बॉटम, देखिए ये ज़मीन से उठा हुआ है ना, अगर ये पिछला वाला बॉटम अगर ज़मीन से उठा हुआ है, तो आपको इसके अपोजिट करना है, टॉपलिंग की लंबाई बढ़ानी है। ये देखिए, मैं जब इसकी लंबाई बढ़ा रहा हूं तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है। आपको टॉपलिंग की इतनी सेटिंग करके रखना है कि हमारा एम्प्लीमेंट पूरा समतल जमीन पर, पूरा का पूरा समतल जमीन पर इक्वल होके चले, लेवल होके चले। पहली सेटिंग टॉपलिंग के द्वारा। दूसरी सेटिंग आपकी होती है जो राइट हैंड पर होती है, लोअर लिंक के द्वारा। लोअर लिंक के द्वारा जो सेटिंग होती है, क्योंकि देखिएगा टॉपलिंग से अगर हम लोग देखें, बात करें तो एम्प्लीमेंट या तो आगे की तरफ झुक रहा था या पीछे की तरफ झुक रहा था। अगला वाला बॉटम अगर शॉर्ट कर रहे थे तो आगे की तरफ हो रहा था, और लॉन्ग कर रहे थे तो पिछला वाला बॉटम लग रहा था। इसी के साथ ये एम्प्लीमेंट ऐसे भी टिल्ट होता है, ऐसे भी झुक जाता है। उसको देखने के लिए आप यहाँ देखें, ये हमारा कटिंग एज है। कटिंग एज जमीन से कितने संपर्क में है। अगर ये कटिंग एज जमीन के संपर्क में नहीं होगा, देखिएगा मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया। मगर अगर आपकी जो लोअर लिंग है अगर वो शॉर्ट होगी तो हमारा कटिंग एज जमीन के साथ संपर्क में नहीं होगा। तो आप एक सेटिंग ये चेंज कर देख सकते हैं कि हमारा कटिंग एज जमीन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर इसी को हम लोग बढ़ाते हैं, देखिएगा ये देखिएगा, ये जो कटिंग एज है ये पूरा का पूरा जमीन के साथ हमारा रखा गया। ये हमारी दूसरी सेटिंग हो गई।
तीसरी सेटिंग जो होती है वो होती है चेक चेन के द्वारा। अभी चेक चेन के साथ अधिकतर लोग कहते हैं कि हम लोग इससे साइड ड्राप को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चेक चेन से साइड ड्राप कम नहीं किया जा सकता। साइड ड्राप कम करने के लिए आपको क्रॉस शाफ्ट का ही उपयोग करना पड़ेगा। चेक चेन की जो सेटिंग होती है वो होती है कि आप एम्प्लीमेंट को जोड़ने के बाद और इसको लिफ्ट करने के बाद इसका पिछले वाले हिस्से में मूवमेंट देखें। अगर हमें एम्प्लीमेंट को उठाना है तो हमें ट्रैक्टर को स्टार्ट करना पड़ेगा, और ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है। जो ऑपरेटर ट्रैक्टर को स्टार्ट करके हाइड्रोलिक लीवर से इस एम्प्लीमेंट को ऊपर की तरफ उठाएगा। ये देखिएगा, हमने एम्प्लीमेंट पूरा लिफ्ट कर लिया। लिफ्ट करने के बाद पीछे से हम लोग इसको साइड में, ये देखिए, ये जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो फ्री प्ले होगा, फ्री प्ले का मतलब इसका जो एडजस्टमेंट का फ्री प्ले होगा वो 1 से 2 इंच का होता है। कुछ कंपनियां इसको 3 इंच तक का देती हैं। अब साइड में इसको कैसे कम ज़्यादा करना है उसके लिए उन्होंने लगा के रखा हुआ है चेक चेन। ये देखिएगा, किसी कंपनियों में चेक चेन होता है, किसी कंपनियों में स्टेवार होता है। इस चेक चेन को हम लोग टाइट करके, शॉर्ट करके या लूज करके हम दोनों साइड से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा, आपको इतना मूवमेंट रखना है 2 से 3 इंच का। अगर ये फ्री प्ले ज़्यादा हुआ, चेक चेन का फ्री प्ले ज़्यादा मतलब क्या होगा, जब ट्रैक्टर हमारा चलता है तो टर्न करते हैं हम लोग, तो ये जो हमारी लोअर लिंग है, ये जो लोअर लिंग है इन टायरों से जाके घिसेगी और हमारे टायर खराब होंगे। अगर चेक चेन में फ्री प्ले ज़्यादा रहा, अगर फ्री प्ले कम होगा तो शॉर्ट हम जब चलाएंगे तो ये शॉर्ट टर्न करते हैं तो चेक चेन पर लोड पड़ेगा और वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ये फ्री प्ले रखना बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लीमेंट के साथ। क्रॉस शाफ्ट में 2 सेटिंग होती है। इस क्रॉस शाफ्ट को हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमा सकते हैं। साथ में इसमें लेटर मूवमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारी विड्थ ऑफ कट बढ़ेगी। विड्थ ऑफ कट का मतलब ये होता है, अब किसी प्लाऊ का साइज अगर कोई पूछता है तो कैसे हम लोग बता सकते हैं। तो प्लाऊ का साइज के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि आपका जो शेयर बाइंड है उसमें लाइन ऑफ पुल, जिस साइड वो चलने की दिशा कर रहा है, और कटिंग एज है, इसकी तरफ भी लाइन ऑफ पुल, आगे की तरफ हम लोगों ने 2 लाइनें खींची, ये दोनों लाइन, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जितने इंच आए, 10 इंच आए, 11 इंच, 12 इंच, उस इंच का मतलब ये होगा कि इस प्लाऊ का साइज ये होगा। प्लाऊ का साइज मतलब सिंगल बॉटम का प्लाऊ का साइज अगर 11 इंच है तो पिछले वाले में मल्टीप्लाई हम लोग करते रहते हैं। अगर सिंगल बॉटम का प्लाऊ 11 इंच है तो मल्टीप्लाई उसमें हम करते हैं बॉटमों की संख्या। अब बॉटमों की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ड्राफ्ट भी बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग पहले मेजर कर लेते हैं। जब दूरी हम लोग मेजर करते हैं तो ये देखिएगा 11 इंच है। इस प्लाऊ की जो कटिंग विड्थ है, विड्थ ऑफ कट जो है वो 11 इंच है। लेकिन अगर हम इस क्रॉस शाफ्ट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसकी विड्थ ऑफ कट को हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब भी आप क्रॉस शाफ्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसकी विड्थ ऑफ कट बढ़ेगी। अब विड्थ ऑफ कट कितनी बढ़ती है, ये 2 इंच से लेकर 3 इंच तक वेरी करती है। वो कंपनी के प्लाऊ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि कंपनी का प्लाऊ कौन सा है, और इसको हम लोग 2 इंच कम भी कर सकते हैं। अब इसको रोटेट करने के लिए कुछ एम्प्लीमेंट में या कुछ प्लाऊ में एक एडजस्टिंग लीवर आता है जो क्रॉस शाफ्ट लीवर के नाम से जाना जाता है। अगर जिसमें क्रॉस शाफ्ट लीवर नहीं होगा तो उसमें हम लोग इसको मैकेनिकली ऑपरेट करेंगे। मैकेनिकल ऑपरेट करने के लिए हम इसको रोटेशन देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं। ये देखिएगा क्लॉकवाइज हम लोग इसको घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हम लोग घुमा रहे हैं तो देखिए पूरा का पूरा हमारा जो एम्प्लीमेंट है वो पूरा शिफ्ट हो रहा है और हमारी विड्थ ऑफ कट बढ़ रही है। ठीक है, देखते हैं हम इसे को क्लॉकवाइज घुमाया तो आप यहाँ देखिएगा, ये पहले पुराना वाला लाइन था, यहाँ पर हमारा शेयर पॉइंट रखा था और शेयर पॉइंट से ये नया वाला लाइन आया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 2 इंच के लगभग बढ़ गया। इसको मैं आपको मेजर करके बता सकता हूँ कि आप ये देखिएगा,
ये देखिए 2 इंच पूरा आपका, 2 से 3 इंच का ये। हम लोग इसको क्लॉकवाइज में घुमाएं, क्लॉकवाइज अगर हमने घुमाए तो 1 से 2 इंच का वैरी हुआ। और इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए फिर हम लोग एक रॉड का सहारा लेते हैं, एम्प्लीमेंट वापस हमारे ब्रेथ ऑफ कट जो रहेगी हमारी वो कम हो जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ से आप देखिए ब्रेथ ऑफ कट हम लोग कम कर रहे हैं। ये देखिएगा प्लाउ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। इस तरह हम लोग ब्रेथ ऑफ कट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी क्रॉस शाफ्ट की एक सेटिंग हुई। दूसरी सेटिंग जो क्रॉस शाफ्ट में होती है वो होती है हमारी साइड ड्राप की साइड ड्राप जब हमारा ट्रैक्टर मार रहा है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस शाफ्ट को उसी की दिशा में बढ़ा देते हैं। इसके लिए हम सेंटर ऑफ पुल और ड्राफ्ट ऑफ पुल, इन दोनों को हमको एक सीध में लेके आना पड़ेगा। तो वो सीध के लिए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखिएगा आगे आप। हमने देखा ब्रेथ ऑफ कट कैसे हम लोग कम ज़्यादा कर रहे हैं, 2 इंच का वेरिएशन आता है। इसके साथ ही हम ट्रैक्टर के साथ एक इम्प्लीमेंट में कौन कौन सी लाइनें ड्रॉ होती है मैं हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली होती है जो हम लोग करते हैं वो होती है सेंटर ऑफ पुल। ये जो लाइन दिख रही है ये वाली हिस्सा वाला कहलाता है सेंटर ऑफ पुल। सेंटर ऑफ पुल, सेंटर ऑफ पुल के लिए हमने क्या करा, दोनों टायरों के बीच की दूरी ले ली और उसका एक सेंटर मार्क निकाल लिया। ये वाली लाइन जो रहेगी वो सेंटर ऑफ पुल वाली कहलाएगी। दोनों का हमने सेंटर लिया, एक यहाँ पर और यहाँ पर। टोटल इसकी हमने लाइन की लेंथ ली, पूरी लंबाई ली और लंबाई के आगे वाले हिस्से आधे हिस्से में हम लोगों ने एक मार्क बना लिया, इसको हमने बोला सेंटर ऑफ पुल। जब भी ट्रैक्टर का जो भी सेंटर होगा पिछला वाला, दोनों पहियों का जो दोनों पहियों के एक्सल के बीच में जो चीज़ रहेगी तो पीटीओ के लगभग समान आती है, देखिएगा। तो यहाँ पर ये होगा इसका सेंटर ऑफ पुल। सेंटर ऑफ पुल से हमने एक चीज़ और देखा कि इस सेंटर ऑफ पुल के बाद सेंटर ऑफ पुल से देखिएगा ये जो दिख रहा है आपका, यहाँ से एक हमने ट्रैक्टर के चलने की दिशा में एक आगे की तरफ लाइन डाली पूरी, ये वाली, ये जो आपको दिख रही होगी ये वाली, ये जो यहाँ से एक आगे चलने की दिशा में हमने एक लाइन डाली, ये कहलाएगी लाइन ऑफ पुल। जब भी इम्प्लीमेंट चलेगा, ट्रैक्टर जब भी चलेगा, इम्प्लीमेंट चलेगा तो ये लाइन ऑफ पुल में चलेगा। तो मतलब उसका एक सेंटर पॉइंट होगा कि यहाँ से ये लाइन ऑफ पुल में चलेगा। लाइन ऑफ पुल हमने निकाल लिया और सेंटर ऑफ पुल हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालना होता है हमें सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारा इस इम्प्लीमेंट का एक सेंटर निकालना है, इसको ड्राफ्ट कहा जाता है। तो सेंटर रेजिस्टेंस निकालने के लिए या ड्राफ्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, देखिएगा हमने जो ब्रेथ ऑफ कट निकाली थी, ये हमारी ब्रेथ ऑफ कट थी। शेयर पॉइंट का अगला वाला हिस्सा ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक आगे की तरफ लाइन ऑफ पुल की तरफ, और एक रिंग ऑफ शेयर फिर यहाँ से ये वाला इसमें भी आप देख सकते हैं। और इस साइड ये देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से आप अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से एक मैंने बिल्कुल सीधे आगे की तरफ लाइन डाली। इन दोनों के बीच की जो दूरी मैंने ली ये आपकी हुई ब्रेथ ऑफ कट। जो भी प्लाउ होगा वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में क्या करेगा, हमारा ब्रेथ ऑफ कट काटेगा। मतलब इतना काटने की चौड़ाई इसकी यहाँ से रहेगी। ये 2 वाटम है, ये सिंगल वाटम है, सिंगल वाटम की ब्रेथ ऑफ कट है। इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, जितने भी वाटमों की संख्या रहती है उससे हम लोग उसका पूरा निकाल सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग चलें तो हमने क्या करा, इस ब्रेथ ऑफ कट का 3/4 वाला हिस्सा लिया, तो वो यहाँ लगभग यहाँ पर आया। ये 12 इंच के लगभग थी, तो 12 इंच का हमने लिया तो वो लगभग 9 इंच के लगभग आया। यहाँ से 9 इंच हम लोगों ने लिया और यहाँ से देखिए पीछे, ये देखिए ये जो हमारा ब्रेथ ऑफ कट है, ये जो ब्रेथ ऑफ कट है ये लगभग 12 इंच के लगभग है। अगर आप देखना चाहें तो ये 12 इंच है, ये देखिएगा ये 12 इंच है। 12 इंच से हम लोगों ने इसका 3/4 लगभग, ये देखिए 9 इंच के लगभग हम लोगों ने यहाँ लिया। एक मार्किंग यहाँ पर की, ये देखिए दिख रहा है ना छोटा सा पॉइंट। और इसी के साथ हम लोग देखें पिछले वाले हिस्से में भी हमने यही करा। ये 12 इंच है इसकी टोटल ब्रेथ, ये देखिएगा ये 12 इंच है। 12 इंच से इसका हमने 9 वाला हिस्सा लिया, मतलब 3/4 इंच हिस्सा लिया। और यहाँ से एक हमने बिल्कुल सीधी लाइन डाली, ये देखिएगा इस तरह। इस बिंदु से जो हमारा हिस्सा आया था, इस वाले बिंदु से इस बिंदु तक हमने पूरा एक लाइन डाला। जब लाइन डाली हम लोगों ने तो इसका हम लोगों ने सेंटर ले लिया। दोनों के बीच की दूरी जितनी भी आई थी उसका आधा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया। ये हिस्सा जो कहलाएगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस।
एम्प्लीमेंट का सेंटर पॉइंट। इस सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के बाद अब हम आपको बताएंगे कि साइड ड्राफ्ट होता क्या है। अगर आपका लाइन ऑफ पुल, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये हिस्सा जो दिख रहा है लाइन ऑफ पुल, ये हमारी लाइन ऑफ पुल लाइन है जिसमें एम्प्लीमेंट हमें चलना है, और ये हमारा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर ये दोनों बिंदु देखिए, अभी यहाँ पर एक मैच नहीं कर रहा है, अगर ये एक ही लाइन पर क्रॉस करते दोनों तो हमारा साइड ड्राफ्ट कुछ नहीं रहता। लेकिन अभी इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये वाली हिस्सी, ये हमारी साइड ड्राफ्ट है। लाइन ऑफ पुल और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के बीच की ये दूरी दिख रही है ना, ये जितनी दूरी दिखेगी ये आपका कहलाएगा साइड ड्राफ्ट। इस साइड ड्राफ्ट को कम करने के लिए हमें इस क्रॉस शाफ्ट में मूवमेंट करनी पड़ती है। क्रॉस शाफ्ट में कैसे मूवमेंट करना है, इसे लेटर मूवमेंट देना पड़ेगा आपको, या तो हमारी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा या उधर की साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इन दोनों पॉइंटों को एक साथ मिला सकें। हमारा जो प्लाऊ है, ये हमारा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का पहिया है, ये हमेशा फरो में चलता है। जब फरो में चलेगा तो ये देखिए, हमने यहाँ से एक बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं स्केल भी रख के बता सकता हूँ। ये देखिए, इसके सबसे आखिरी वाले हिस्से से एक मैंने बोली सेंटर लाइन डाली सीधी, जो ट्रैक्टर की चलने की दिशा में थी, और दूसरी लाइन जो थी हम लोग कटिंग एज की थी। अब इन दोनों के बीच में देखो, इतना वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा है अनप्लाउड लैंड। अनप्लाउड लैंड का मतलब कटिंग एज तो हमारी यहाँ तक आ रही है और टायर हमारा यहाँ चल रहा है, लेकिन इसके बीच का हिस्सा ये नहीं काटेगा। इसकी सेटिंग करने के लिए हमें या तो क्रॉस शाफ्ट में पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेटर मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर हम क्रॉस शाफ्ट का लेटर मूवमेंट नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैक विथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, व्हील ट्रैक एडजस्टमेंट। व्हील ट्रैक एडजस्टमेंट हमें इतना करना पड़ेगा कि इसका कटिंग एज, ये वाला हिस्सा, ये वाला कटिंग एज वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है इस टायर की लाइन के पास आ जाए। इसका एक और सरल तरीका है, अगर आप ये नहीं, आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करें, जो आपकी क्रैंक शाफ्ट होगी, जो आपकी क्रॉस शाफ्ट होगी, जो क्रैंक टाइप होती है, क्रॉस शाफ्ट की लंबाई नाप लें आप, जहां से हिच पॉइंट आपका लगता है। ठीक है, तो ये जो रहेगी इसके सेंटर से, अगर आप हम लोग देखें यहाँ से लगेगी, तो 50 HP की कैटेगरी तक के ट्रैक्टरों की जो क्रॉस शाफ्ट की बिल्कुल लंबाई होगी वो आपकी होगी 24 इंच से लेके 28 इंच तक होगी, और 50 सेंटीमीटर के ऊपर अगर होगी तो वो अब ज़्यादा हो सकती है। 50 HP के ऊपर जैसे ही होगा तो ये 32 इंच तक के लिए वेरी कर सकती है। इसका एक और तरीका हो सकता है कि आपको अगर ये नहीं नापना है तो आप ये देखें, एम्प्लीमेंट लगाने के बाद, स्टेबार को ढीला करने के बाद एम्प्लीमेंट को ऊपर उठाएं और जब इसको लेटर मूवमेंट दें तो उसमें कम से कम 2 इंच का फर्क होना चाहिए, यहाँ कम से कम 2 इंच का गैप होना चाहिए। आगे चलें हम, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये होती है मास्ट हाइट। कापलिंग के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ कस आता है और यहाँ से क्रॉस शाफ्ट के सेंटर से, ये कहलाती है मास्ट हाइट। मास्ट हाइट टायर के साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन एम्प्लीमेंट में क्या होता है कि अधिकतर जो मास्ट हाइट आती है वो 22 इंच से लेके 24 इंच तक आती है। अब अगर आप इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक नापेंगे तो ये मास्ट हाइट आपकी आएगी। अब मास्ट हाइट को कैसे कर पाओगे कि हमारा इम्प्लीमेंट सही है, मतलब मास्ट हाइट हमारी सही है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे ट्रैक्टर के साथ लगा लें और उसको फील्ड में लेके जाएं। अभी देखिएगा, जो हमारी टॉपलिंग है, टॉपलिंग का एंगल इस तरह हुआ है, लेकिन जब ये फील्ड में चलेगा तो ये एंगल थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो हमारी टॉपलिंग जब फील्ड में चला रहे हैं तो कुछ इस समय के कर्व में होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के कर्व में बिल्कुल लेवल आ रही है तो आपकी मास्ट हाइट उस एम्प्लीमेंट की, उस ट्रैक्टर के हिसाब से सही है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है तो आपकी मास्ट हाइट उस एम्प्लीमेंट के लिए सही नहीं है। इससे आपकी वांछित गहराई नहीं मिलेगी। आपका ट्रैक्टर कितना ही अच्छा हो लेकिन आपका एम्प्लीमेंट गहराई नहीं लेगा। इसमें 2 और सेटिंग हम लोग करते हैं जिसको वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग ये तो कहते हैं कि सर जो वर्टिकल सेक्शन होता है वो, अगर हम लोग देखें वर्टिकल सेक्शन को, तो एक्चुअली वर्टिकल सेक्शन के लिए हमें एक प्लाव को पूरा पलटना पड़ता है। पलटने के बाद ही हम लोग वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन देख पाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे इसके बीच में इस तरह का गैप है, ये पूरा लैंड साइड का नीचे वाला हिस्सा कहलाता है। यहाँ से शेयर पॉइंट के अगले वाले हिस्से, तो हम शेयर पॉइंट के अगले हिस्से से इधर लैंड साइड तक एक छोटा सा स्केल रखते हैं, पूरा ऐसे उठा के हुए
देखिएगा इसके बीच में गैप है, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा देखिएगा, अभी करके बताते हैं हम आपको। देखिए ये जो गैप दिख रहा है ये आपका वर्टिकल सेक्शन है। कंपनी अलग अलग निर्धारित करती है, लेकिन ये भी 3 से 5 mm के लगभग होता है। इसके साथ एक होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। हॉरिजॉन्टल सेक्शन अभी हमने नीचे से देखा था ऐसे करके जो शेयर बार था, अब इसके हम लोग साइड से देखना है। तो जब हम लोग साइड से देखेंगे तो ये देखिए इस तरह का गैप आगे की तरफ बन रहा है, ये वाला। इसमें भी हम लोगों ने लैंड साइड के साथ लगाए, तो ये जो गैप दिख रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। ये 2 से 3 mm होता है। वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन के बाद जो मैंने आपको एक बार और बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसका साइड ड्राप कम करना है। साइड ड्राप के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस शाफ्ट में मूवमेंट करना पड़ेगा, लेटरल मूवमेंट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस शाफ्ट को उन दोनों के बिंदु मिलाने के लिए, कौन कौन से, सेंटर रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ पोल के बिंदु मिलाने के लिए क्रॉस शाफ्ट को स्लाइड करते हैं। देखिए हम यहाँ करके बताएंगे आपको। देखिए ये देखिए ये क्रॉस शाफ्ट यहाँ से आना स्टार्ट होती है, ठीक है। इस क्रॉस शाफ्ट से हम लोग इसे सेंटर पॉइंट मिला सकते हैं। और अगर हम लोग अगर नॉर्मल बोले, मतलब कैसे किसानों को समझाए कि अगर हमारा ट्रैक्टर साइड ड्राप मार रहा है, प्लाउड जमीन में जा रहा है, तो उसका सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि जिस साइड ट्रैक्टर जा रहा है, प्लाउड जमीन में जा रहा है, उस समय आप क्रॉस शाफ्ट को शिफ्ट कर दें। जब क्रॉस शाफ्ट को जब उसी साइड में आप शिफ्ट करेंगे तो आपका सेंटर ऑफ पोल और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ पोल तीनों बिंदु एक उस पर आ जाएगी और हमारा ट्रैक्टर आसानी से सीधा चलेगा। यह है हमारा एमबी प्लाऊ की सेटिंग। मोल्ड बोल्ड प्लाऊ की हम लोग सेटिंग करते हैं, ये 2 बॉटम है। इसके अलावा जुताई के अनुसार भी मोल्ड बोल्ड प्लाऊ आते हैं जो रिवर्सेबल प्लाऊ के नाम से जाने जाते हैं, जो मैकेनिकल भी आते हैं और हाइड्रोलिक भी आते हैं। और इसके लिए हम आगे आपको दूसरे उसमें बताएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी एमबी प्लाऊ के बारे में, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।